हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 एनसीईआरटी 11th। बच्चों, एनसीईआरटी 11th के चैप्टर 2 को आज हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कितना वेटेज है मैंने पिछले लेक्चर में बात कर लिया था। देखो बच्चों, इस चैप्टर में से इस आने वाले एग्जाम्स में जो भी आपके 24 में एग्जाम होंगे उन एग्जाम्स में ध्यान देना, इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें तो नीट के एग्जाम व्यू से ये चैप्टर इम्पोर्टेंस रखता है। बच्चों, अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो आपको बता दूं, इस चैप्टर में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा क्या है, इस लिविंग वर्ल्ड को समझना है हमको कि इस लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे कैसे पढ़ा गया था, बस उसी के बारे में समझ लेना है। सिंपल सी बात है, कोई भी बहुत ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, कोई बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है कि समझ में आपको नहीं आएंगे। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराया भी था। जरा देखेंगे इस चैप्टर में है क्या। तो अगर हम बात करें बेटा, ये चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझेंगे, इस चैप्टर का नाम ही देख करके आपको इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि संसार में जो भी लिविंग बर्ड्स हैं, जो भी लिविंग हैं, बैक्टीरिया से लेकर के वायरस तो आपका लिविंग नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बच्चों। उसकी बात तो छोड़ देंगे क्योंकि उसमें सेल नहीं होती, वो सेल नहीं पाई जाती, तो नॉन लिविंग भी कहा जा सकता है। और लिविंग पर आता है तो लिविंग जैसा बिहेव करता है, तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बचता क्या है? बैक्टीरिया से लेकर के हायर किंगडम तक, चाहे वो एनिमल व प्लांट। बेटा, इन सबको क्या बोलते हो? इन सबको आप बोलते हो बायोलॉजी वर्ल्ड या पूरा लिविंग वर्ल्ड है। और इसी पूरे जीव संसार का जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसी को पढ़ना है इस चैप्टर में। मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, 1 मिनट में कनेक्ट करता हूं। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जब एनिमल्स की स्टडी करनी थी तो पढ़ पाना उनको बहुत ही कठिन था, पढ़ नहीं पा रहा था, साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहा था। तो उस क्रम में अरिस्टोटल साहब आए और उन्होंने ऑल लिविंग बर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में प्लांट्स को रख दिया, दूसरे में किसको रखा? एनिमल्स को रखा। हालांकि उन्होंने कोई किंगडम नहीं बनाया था, बट प्लांट्स को उनके कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स को अलग पार्ट में रख दिया। सिंपल फिलॉसफिकल व्यू में उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 ही तरह के लिविंग इंडिविजुअल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक ऐसे हैं जो प्लांट्स कहलाते हैं, दूसरे ऐसे हैं जिन्हें एनिमल कहा जाता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, उन्होंने एनिमल्स को 2 भागों में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज। किसके बेस पर बांटा था? आरबीसीज के बेस पर। जहां पर आरबीसीज प्रेजेंट थी उसको उन्होंने इनेमा कहा, और जहां पर एब्सेंट थी, मैंने आपको बताया रहा होगा, उसे उन्होंने एनीमा कहा या एनीमा कहा। उसके बाद प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा, जिसे हर्ब, सर्ब और ट्री के फॉर्म में डिवाइड कर दिया था। नीट में क्वेश्चंस यहाँ सबसे नहीं बनने हैं। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे लिनियस साहब ने दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा को ऐड किया, किसने? हिकल साहब ने। फिर चौथा क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम आया उसे आपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा, और उसको देने का काम किया कोपलैंड साहब ने। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया बच्चों, जिसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। डिस्क्राइब करने का काम किया किसने? रॉबर्ट विटेकर साहब ने। किसने बच्चों? रॉबर्ट विटेकर साहब ने इसे डिस्क्राइब किया। और रॉबर्ट विटेकर साहब ने बताया कि दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको मैं 5 किंगडम्स में, उनके 5 स्पेशल हाउसेस में रखता हूं। किस बेस पर रखा? मैंने क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम प्लाट पढ़ाते टाइम ये चीज़ भी डिस्क्राइब करी थी, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो मैंने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, और किस बेस पर? मैंने बताया था रिप्रोडक्शन, और किस बेस पर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सारे लिविंग बर्ड्स को कहाँ पर रख दिया? 5 हाउसेस में रखा। और उन 5 हाउसेस के नाम उन्होंने क्या बताए बच्चों? याद होना चाहिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो इनमें बैक्टीरियाज को रखा, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स को रखा, उनको उन्होंने कहा मोनेरा।
क्या कहा? मोनेरा। दूसरा, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, उनको एक स्पेशल हाउस में रखा, उनको उन्होंने क्या कहा? उनको कहा प्रोटिस्टा। क्या कहा? प्रोटिस्टा। उसके बाद उन्होंने मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करी, उनके हाउसेस का नाम उन्होंने रख दिया फंजाई। इसके बाद बच्चों, उसके बाद फिर उन्होंने फंजाई के बाद ऑटोट्रोपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करी, जिसके हाउसेस का नाम रखा प्लांटी, और उसमें उन्होंने सारे दुनिया के प्लांट्स को रख दिया। इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया? एनिमल्स को, एनिमल का, लिविंग बर्ड के एनिमेलिया को, जितने भी एनिमल्स थे यूनिसेलुलर से, यूनिसेलुलर को क्या कहे, अमीबा और यूग्लिना को तो इधर रख दिया था, बट इसके बाद पोरीफेरा से लेकर के आपके कॉर्डेट्स तक को, सबको एक ही ग्रुप में रखा, एक ही किंगडम में रखा, जिसे इन्होंने एनिमेलिया कहा। बच्चों इतनी बात हमने डिस्क्राइब कर ली थी, मैंने पिछले टॉपिक से आपको कनेक्ट किया है अभी। आइए चलते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। तो बच्चों जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इसके बाद मैंने 6 किंगडम भी थोड़ा सा बताया था। किनका? कार्ल उस साहब का, जिसमें मैंने बताया था कि कार्ल उस साहब ने क्या किया था? मैंने बताया था कि कार्ल उस साहब ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। एक को यू बैक्टीरिया कहा, दूसरे को आर्की बैक्टीरिया कहा था। ये बात भी हम लोग बढ़िया से डिस्क्राइब कर चुके थे, कुछ भी इसमें बचा नहीं था। बच्चों अब अगर हम 6 किंगडम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आती है एक नई बात। क्या आती है बच्चों? फिर अब ये किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यहाँ से इनके बारे में समझना और इनको डिटेल्ड पढ़ना। तो बच्चों इस क्रम में हम आना तो चाहिए 5 किंगडम के बाद आपका मोनेरा, बट मैं मोनेरा स्टार्ट नहीं करता, मैं लेता हूँ एक यहाँ से नया टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका फंजाई। फंजाई, आप कहेंगे सर फंजाई क्यों ले रहे हैं? बिकॉज मुझे लगता है कि फंजाई से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चंस बनने की, तो हम फंजाई पहले लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा भी है तो फंजाई को पहले डिस्क्राइब कर लिया जाएगा। अब अगर बात करें कि फंजाई क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर हमने किंगडम फंजाई ले लिया तो इधर किंगडम फंजाई लिख तो लिया, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई लिखने के बाद अगर हम किंगडम फंजाई की स्टडी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसको ज़रा समझना है। अब लिखा हुआ है आपके साथ फंजाई, और फंजाई को बेटा कैसे समझोगे, क्या चीज़ें इनमें आपको पढ़नी है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखते हो या किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। तो अगर हम बात करें कि फंगस क्या है, तो आप तो इजी वे में जानते हो कि फंगस दुनिया में सारी जगह पर पाए जाते हैं। आप पूछ सकते हैं सर कहाँ पाए जाते हैं, तो दुनिया में सारी जगह पर पाए जाते हैं भैया, इनका कोई भी स्पेसिफिक एरिया नहीं है, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कह लीजिए एक सर्वत्र व्यापी है। भगवान कहाँ है, तो आप कहोगे पूरी दुनिया में भगवान ही भगवान है, भगवान पूरी दुनिया में हर जगह है। वैसे ही भैया ये फंगस और ये बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं, मतलब ये आप जहां भी देखोगे वहां आपको दिखाई देंगे, ये हर जगह पर दिखाई देते हैं। कैसे हैं? कॉस्मोपॉलिटन नेचर, ये कॉस्मोपॉलिटन है बेटा। कैसे? पहली तो मैंने बता दिया आपको ये क्या है, तो आप कहोगे सर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। फर्स्ट बात लिख दिया। सेकंड बात, ये फंजाई भैया दिखते कैसे हैं और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। सबसे बड़ी बात ये दिखते कैसे हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन नेचर हो गया। और ये दिखते कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक्लोरोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्लोरोफिलस होते हैं। ये एक्लोरोफिलस मतलब ए मीन्स अब्सेंट और क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। दूसरी बात और कैसे होते हैं, तो इनका बॉडी मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है बच्चों। इनका बॉडी कैसे होगा, आप कहोगे सर मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, दे आर एक्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर एक्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको सिंपल सी समझ में आई। अब बच्चों ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं तो कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन का आप इधर लिख सकते हैं कि सर ये एयर में पाए जाते हैं, एनसीईआरटी लिखती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इनके मेंबर्स आपको पानी में भी दिखने को मिलेंगे, फाइकोमाइसिट्स के मेंबर्स, इनको पानी में भी आप उनको देख सकते हो। और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आप ह्यूमिड एरियाज में, ह्यूमिड एरियाज जो भी वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज जो होगी वहाँ भी आप इनके मेंबर्स को देख सकते हो। मतलब एयर में भी पाए जाएंगे, वाटर
में भी पाए जा सकते हैं, ह्यूमिड एरियाज में भी पाए जा सकते हैं। तो ये दुनिया में कहाँ नहीं है, ये सारी जगह पर है। टेरेस्ट्रियल एरियाज पर तो इनका घर होता ही होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दे आर आल्सो प्रेजेंट ऑन टेरेस्ट्रियल एरियाज, मतलब ये टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी पाए जाएंगे। अब बात आपको समझ में आ गई कि मतलब ये कॉस्मोपॉलिटन है तो जगह जगह पर पाए जाएंगे। हैबिटेट की बात मैंने कर दी कि ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, सारी जगहों पर पाए जा सकते हैं। इधर थोड़े से एग्जाम्पल्स भी इनके कौन कौन हैं, इनका नाम भी इधर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिन्हें आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो बच्चों, अभी हम पैराग्राफ नंबर 1 एनसीईआरटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ नंबर 2 को भी करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 एनसीईआरटी फंजाई वाले टॉपिक में कहती है कि फंजाई होता कैसे है, फंजाई पाया कहाँ जाता है, फंजाई के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये अभी हैबिट और हैबिटेट की बात करी कि फंजाई कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है, एयर में, वाटर में, ह्यूमिड प्लेसेस पर और टेरेस्ट्रियल एरियाज में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों देखो, अगली बात आती है क्लोरोफिलस। तो फंजाई में नहीं पाए जाते हैं कोई भी पिगमेंट, कोई भी का मतलब ये है कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उसकी जगह पर एक पिगमेंट पाया भी जाता है। जब इसका सेल स्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैरेटिनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पर? कैरेटिनॉइड तो पाया जाता है, ऐसा मत कहिएगा कि कुछ भी नहीं पाया जाता। यहाँ इनका अपना पिगमेंट है जिसे कैरेटिनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेटिनॉइड पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता बट कैरेटिनॉइड पाया जाता है। इसके बाद करते हैं कि मल्टी सेलुलर है तो बेटा सारे फंजाई आपके क्या मल्टी सेलुलर होते हैं? अगला क्वेश्चन ये है, क्या सारे फंजाई या फंजाई जितने हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं? तो आप कहोगे कि हाँ सर, मैक्सिमम फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर है, मैक्सिमम फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में ही हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन छूट जाता है और इस एक्सेप्शन का नाम आपको जानते रहना है। ये एक्सेप्शन मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। ईस्ट तो आप जानते ही होंगे, ईस्ट तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। ये ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है। स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बडिंग और रीजनरेशन की कैपेसिटी भी होती है। बडिंग होता है बेटा, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ हो सकता है। तो आप कहोगे कि ईस्ट इज एन यूनिसेलुलर फंजाई। आप याद रखेंगे, ईस्ट आपका क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है। आप जानेंगे कि ये ईस्ट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये ईस्ट आप देखेंगे ये 2 जगह पर, 2 टाइप के ईस्ट होते हैं। एक को बोलते हो बेकिंग ईस्ट। क्या कहते हो? बेकिंग ईस्ट। और दूसरा आपका जो ईस्ट है इसे क्या बोलते हो? ब्रीविंग ईस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्रीविंग ईस्ट। ये 2 टाइप के ईस्ट होते हैं, एक आप बेकिंग ईस्ट बोलते हो, दूसरे को क्या बोलते हो? ब्रीविंग ईस्ट बोलते हो। बच्चों समझो, बेकिंग ईस्ट क्या काम करता है? तो आप बताओगे कि सर बेकिंग ईस्ट यूज्ड फॉर बेकरी प्रोडक्ट, आपके बिस्किट बनाने के लिए, आपके ब्रेड बनाने के लिए, आपके केक बनाने के लिए, ये सारे प्रोडक्ट्स जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उसमें यही ईस्ट ही यूज किया जाता है। उनको सड़ाने के लिए, उनको फर्मेंटेड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ईस्ट ही यूज किया जाता है। दूसरा है बच्चों ब्रीविंग ईस्ट। ईस्ट का दूसरा यूज जो होता है वो कहाँ होता है? तो आप कहेंगे कि सर इसका यूज ब्यूरेज इंडस्ट्रियाँ भी करती हैं। ब्यूरेज इंडस्ट्रियाँ क्या करने में करती हैं? तो याद रखना बच्चों, ये बियर, विस्की, रम, शैंपेन, जिन और वोडका टाइप्स ऑफ अल्कोहल हैं, उनको बनाने में यूज करती है। क्या बनाती है? बियर, विस्की, रम, शैंपेन, जिन, वोडका, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ दारू, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। बेटा ध्यान देंगे, मैं पीता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं तुमको कि इनका यूज है। आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, क्या कोई एग्जाम्पल भी है जो तुम्हें पढ़ना है फंजाई का? तो हाँ, थोड़े एग्जाम्पल्स भी हैं बेटा, उनको भी कर लेना है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं? तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात इधर लिख देता हूँ, हमें लगता है कि हो सकता है बोर्ड कवर ना कर रहा हो, तो इधर लिखता हूँ एग्जाम्पल। अगर लिख देता हूँ तो इसमें आपका वेस्टेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ईस्ट यूनिसेलुलर वाला एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इसी में आप बच्चों लिख सकते हो पक्सीनिया। पक्सीनिया भी एक आपका क्या है? पक्सीनिया एक फंजाई है जो कि व्हीट रस्ट डिजीज काज करता है। क्या करता है? व्हीट रस्ट। ये व्हीट रस्ट डिजीज काज करता है। व्हीट रस्ट, ये व्हीट रस्ट,
व्हीट रस्ट डिजीज, अभी बताऊंगा रस्ट डिजीज स्मट डिजीज क्या होता है जब डिस्क्राइब करूंगा तो। अभी उसके बाद आपका इसी में बेटा एगेरिकस आ सकता है। एगेरिकस क्या है? तो एगेरिकस एक मशरूम है जो आप खाते हो, मोस्ट डिलीशियस नेचर का होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसे वेजिटेरियन मीट भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसको जानते रहिएगा। आपका ये मशरूम भी फंजाई ही है, पक्सिनिया भी फंजाई ही है। इसी में एक आपका आता है बेटा पेनिसिलियम। क्या आता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्या है तो आप जानते रहिएगा। पेनिसिलियम इज आल्सो एन फंगस, ये भी आपका एक फंगस है और इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग बनाया गया था। सबसे पहले इसी से एंटीबायोटिक ड्रग बनाया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम इसकी एक स्पीसीज थी जिससे बनाया गया था। बच्चों ध्यान देंगे, ये हो गया आपके साथ क्या, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए, एग्जाम्पल और भी हैं बट अभी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे फंजाई का तो वहाँ पर कराएंगे। अभी तक आपको नॉर्मल बातें समझ में आई कि व्हाट इज फंजाई। आप कहेंगे सर फंजाई इज एन ए क्लोरोफिलस नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ए क्लोरोफिलस मल्टी सेलुलर नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फंजाई। It is found in air, water, humid as well as terrestrial places. आप कह सकते हैं कि they are cosmopolitan in nature. Some important examples of fungi are, लिख सकते हैं कि इसमें पक्सिनिया, एगेरिकस, पेनिसिलियम, अस्टिलेगो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी क्लासिफिकेशन में भी करवा दूंगा। यहाँ पर याद रखना है फंजाई मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होते हैं बट ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर नेचर का है। दो काम करने में इसको यूज किया जाता है बड़े लेवल पर। एक तो बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, ब्रेड, ईटीसी बनाने में इसका यूज किया जाता है और दूसरा ब्रीविंग इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इसका यूज किया जाता है फर्मेंटेड करने के लिए। बच्चों समझ गए होंगे। हमें लगता है कि अब यहाँ से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर का मतलब ये है कि आपने अभी हैबिट, हैबिटाट और अबाउट फंजाई के स्ट्रक्चर को पढ़ा। बच्चों देखो, ये फंजाई हमारे लिए, जैसे ही हम फंजाई सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आ जाती है कि यार फंजाई बीमारी काज करता है, समझो। लेकिन सारे फंजाई हमारे लिए हार्मफुल नहीं है बेटा। अगर सारे फंजाई हमारे लिए हार्मफुल होते तो ईस्ट भी हमारे लिए हार्मफुल होता। लेकिन अगर ईस्ट भी हार्मफुल होता तो हम ब्रेड, बिस्किट और डिफरेंट टाइप्स के एल्कोहल्स कैसे पा सकते थे। हालांकि अल्कोहल फायदे के लिए नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, बट आप ये समझिए कि ये बेकिंग प्रोडक्ट्स और ब्रीविंग प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं इनको कैसे हम पा सकते हैं अगर सारे फंजाई हार्मफुल होते। लेकिन कुछ फंजाई तो हार्मफुल हैं, कुछ तो हैं। जैसे कि आपकी बॉडी पर अभी बरसात के मौसम में आप भीग जाते हैं तो आपकी बॉडी पर ऐसे राउंड एक फंगस ग्रो कर जाता है जिसे आप रिंगवर्म कहते हो। और वो रिंगवर्म कैसे ग्रो करता है, कौन ग्रो करता है? दैट्स फंजाई। फंजाई का नाम है ट्राइकोफाइटान। जानते रहिएगा कौन सी फंजाई है, ट्राइकोफाइटान है। तो आप कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है और जानते रहेंगे। कुछ नहीं भी जानेंगे तो अभी मैं बताता रहूँगा, धीरे धीरे समझते रहेंगे। बेटा अभी तक आपने समझ लिया कि फंजाई कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जनरल बातें। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब आपके मन में आना चाहिए सर ये तो जनरल बातें हो गई, फिर सेकंड बात क्या आएगी? तो सेकंड बात ये आ सकती है कि ये फंजाई पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं। ये फंजाई पाए कहाँ पर जाते हैं, ये बात हमको समझनी है। तो समझो, या फिर इनका स्ट्रक्चर तो आपको बताते हैं ये दिखते कैसे हैं, इसकी बात अब पहले कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इनका कैसे दिखता है। देखो बेटा, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब भी कोई किंगडम पढ़ेंगे हम, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? हैबिट, हैबिटेट पढ़ना होगा। हैबिट, हैबिटेट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ने होंगे, फिर स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर के बाद फिर हमको इसी में न्यूट्रिशन भी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? न्यूट्रिशन पढ़ना होगा। और न्यूट्रिशन के बाद में कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, न्यूट्रिशन के बाद में इम्पॉर्टेंट है, इसी में आपका रिप्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन के बाद इसी में ज़रूरत पड़ी तो आपको फंजाई का या जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और क्लासिफिकेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे उनको भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ भी पढ़ने के लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको भी अभी तक करा दिया है क्या? हैबिट और हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट मैंने आपको बता दिया है।
अब देखो हैबिटेट तो बता दिया है, बात करेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के बाद फिर बात करेंगे न्यूट्रिशन की। हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर की। चलते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर और फंजाई दिखता कैसे है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ध्यान देंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की अगर बात करते हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले जैसे आप जान लीजिए कि फंजाई का स्ट्रक्चर में दो वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। एक वर्ड आता है इसमें हाइफा और दूसरा वर्ड जो आता है उसे बोलते हैं माइसीलियम। पहला वर्ड क्या है, हाइफा या हाइफी, और सेकेंड वर्ड जो आता है इसमें यूज होता है उसे बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम समझेंगे आप। पहले वर्ड को आप बोलेंगे हाइफी और दूसरे वर्ड को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। समझेंगे। फर्स्ट वर्ड इसमें जो यूज होता है बार बार उसे हाइफी बोलेंगे, सेकेंड वर्ड जो यूज होता है उसे क्या बोलेंगे, माइसीलियम। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की, तो आप कहोगे कि फंजाई आर कंसिस्ट ऑफ, या फंजाई का जो मेन या थैलस होता है वो बना होता है किससे, तो आप कहोगे कि थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। क्या कहलाएगा, हाइफी। बेटा देखो हाइफी क्या है मैं बताता हूँ। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ है। आप कहोगे, मैं पूछूंगा क्या है, तो आप बोलोगे सर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, या फिलामेंट है, या फिलामेंट है, या आप और क्या कह सकते हो, बोलोगे सर ये धागा है, एक थ्रेड है, और क्या कह सकते हो इसको आप, फिलामेंट कह सकते हो, थ्रेड कह सकते हो। और भी इसके बारे में जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर लंबा दिखता है तो इसलिए हम इसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, फिलामेंटस, थ्रेड लाइक, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे क्या, हाइफा। क्या बोलेंगे इसे, हाइफा या हाइफी बोलेंगे। बेटा ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं कि फंजाई की बॉडी जो बनी होती है वो हाइफी से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, हाइफी से मिलकर बनी होती है। लेकिन ढेर सारे हाइफी जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे माइसीलियम कहा जाता है। जैसे कि एक अकेला था, अब इसी के साथ साथ ऐसे 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 मैंने और भी जोड़ दिया, ऐसे ऐसे जोड़ दिया, तो इसे ढेर सारे जुड़ने के बाद एक नया स्ट्रक्चर सा बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो माइसीलियम। क्या बोल सकते हो, माइसीलियम बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, माइसीलियम बोलोगे। मेरी बात समझेंगे आप, ध्यान से समझेंगे। थ्रेड लाइक फिलामेंटस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइफी। अगर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया तो ये हाइफी, ढेर सारा हाइफी इकट्ठा हो गया तो माइसीलियम। तो बॉडी ऑफ फंजाई इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन हाइफी। एक से ज़्यादा हाइफी के मिलने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, माइसीलियम होता है। क्या होता है, माइसीलियम होता है। समझेंगे। अब बात करेंगे हम ये जो माइसीलियम है फंजाई में कैसे दिखता है और कितने टाइप का होता है। समझेंगे कितने टाइप का होता है। माइसीलियम अगर प्रोस्टेट कंडीशन में हो तो इसे माइसीलियम बोलते हैं, लेकिन ढेर सारे हाइफी मिल करके अगर इस कंडीशन में, एक बात और इसी में जोड़ देता हूं मैं, ऐसे है इस कंडीशन में ढेर सारे ऐसे एरियल कंडीशन में जुड़ जाते हैं, एरियल कंडीशन में, तो ऐसे वाले हाइफी को आप बोलते हो, इस वाले हाइफी को, एरियल कंडीशन वाले को बोलते हो फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हो, इसको आप बोलोगे फ्रूटिंग बॉडी। ऐसे वाले को आप फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हो। समझे, आपको समझ में आया कि ऐसा एक हाइफी ऐसा ऐसा जो जुड़ा होगा इसको माइसीलियम, और इरेक्ट कंडीशन में, एरियल कंडीशन में जो माइसीलियम होगा उसे आप फ्रूटिंग बॉडी बोलोगे। और इसी फ्रूटिंग बॉडी पर बाद में स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन पढ़ाते टाइम। अभी ये जानते रहना है हाइफी और माइसीलियम क्या क्या है, तो आपको समझ में आना। सिंगल धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हाइफी बोलोगे। मोर देन वन हाइफी आर कंबाइंड या फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम, उसको माइसीलियम बोलोगे। माइसीलियम ऑफ फंजाई, अब ये दो टाइप का होगा। देखो बेटा दो तरह के होंगे हाइफी या माइसीलियम आपके, अब दो तरह के होंगे। एक को क्या बोलोगे, एक को बोलोगे समझो सेप्टेट। क्या बोलोगे, एक को बोलोगे ए सेप्टेट, ए सेप्टेट, ए सेप्टेट, और दूसरे को क्या बोलोगे, ए सेप्टेट के बाद दूसरे माइसीलियम को क्या बोलोगे, सेप्टेट माइसीलियम। क्या बोलोगे, सेप्टेट। समझो, एक को सेप्टेट और दूसरे को ए सेप्टेट। क्या है सेप्टेट और क्या है ये सेप्टेट, इसे भी जान लेंगे। देखो बायोलॉजी में जब भी ए शब्द जुड़ जाए तो उसका मतलब आप समझ ही जाते हैं। ए का मतलब होता है अपसेंट, जहां पर हो जाएगा अपसेंट। क्या अपसेंट हो जाएगा, सेप्टा। अगर हम बात करें ए सेप्टेट क्या है, समझो मेरी बात को समझो, ए सेप्टेट क्या है। तो बेटा अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा मैं ड्रा करता हूं तुम्हारे सामने,
और इस स्ट्रक्चर में ऐसे 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 ये हैं न्यूक्लियस के नंबर। मैं ऐसे न्यूक्लियस बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस के नंबर हो गए, ये न्यूक्लियस हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताओ इसमें कोई फ्रेगमेंट दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर इसमें तो कोई फ्रेगमेंट नहीं दिख रहा है भाई, ये तो आप ऐसे दिख रहा है। ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसेप्टेट। दूसरा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा और ये, इस स्ट्रक्चर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं मैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं, और ऐसे वाले स्ट्रक्चर में आपसे पूछूं कि इस वाले स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे बीच बीच में ऐसे ये कंटिन्यू लाइन नहीं होती है, तो ऐसे मैंने काट दिया बीच बीच में। देखो बेटा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इस वाले स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं है, ये कंटिन्यू है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और कंटिन्यू है। इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं, हम इस वाले में देख पा रहे हैं कि इस वाले में जगह जगह पर पार्टीशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? पार्टीशन बनाए गए हैं। तो जहाँ पर डिवीज़न के लिए पार्टीशन बना होगा, इस डिवीज़न वाले पार्टीशन को ही बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। तो जहाँ पर पार्टीशन बनाया गया है, सेप्टा बना हुआ है, इसे बोलेंगे सेप्टेट, और जहाँ पर सेप्टा नहीं पाया गया इसे बोलेंगे एसेप्टेट। क्या बोलेंगे? एसेप्टेट। बीच में जो पोर जैसा स्ट्रक्चर ये कंटिन्यू नहीं है ना लाइन, ये यहाँ पर जो दिखता है सेप्टा कंटिन्यू नहीं है, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को आप बोलते हो सेप्टल पोर। क्या बोलते हो? सेप्टल पोर। ये आपका हो गया सेप्टल पोर। देखो इसमें देख रहे हो दो तरह की ब्रांचेस दिख रही हैं, तो इसे बोलेंगे सेप्टेट ब्रांच्ड। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है, सेप्टेट ब्रांच। इधर लिख सकता हूँ कि सेप्टेट ब्रांच, इसे हो गया सेप्टेट ब्रांच्ड। ब्रांच्ड ये हो गया आपका सेप्टेट ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच। बच्चों इधर देखो, ये हो गया सेप्टेट ब्रांच, और ये क्या हो गया? एसेप्टेट। एसेप्टेट। और ऐसा स्ट्रक्चर जब एक तरह से दिखेगा जिसमें न्यूक्लियस के नंबर तो हैं, साथ साथ में कोई भी सेप्टा नहीं है, कोई डिवीज़न नहीं है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक। सिनोसिटिक, समझेंगे? सिनोसिटिक। इसे कोइनोसिटिक या सिनोसिटिक, कोइनोसिटिक मत पढ़िएगा, सिनोसिटिक बोलते हैं। एसेप्टेट सिनोसिटिक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर सेप्टा प्रेजेंट है, बीच बीच में सेप्टल पोर पाए जा रहे हैं, और न्यूक्लियस की संख्या इसमें एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो सकती है? ईच सेप्टा में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। समझिएगा, ईच सेप्टा हैविंग सिंगल न्यूक्लियस और मोर देन वन न्यूक्लियस। अभी बात करता हूँ उस पर। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम कहाँ पर, किस क्लास ऑफ फंजाई में पाए जाते हैं? तो आप जानते रहिएगा, एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम ये आपके पाए जाते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल है 3 स्पेशल क्लास, इसका एग्जाम्पल है सिंगल स्पेशल क्लासेस प्रिमिटिव फंजाई, जो आपका है ये वाला, ये बेस्ट इसका एग्जाम्पल आएगा फाइकोमाइसीट्स। कहाँ पर पाए जाएंगे? फाइकोमाइसीट्स में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे? फाइकोमाइसीट्स में पाए जाएंगे। ये इसका एग्जाम्पल हो गया एसेप्टेट का। ध्यान देंगे, एसेप्टेट का एग्जाम्पल हो गए फाइकोमाइसीट्स। लेकिन सेप्टेट जो सेप्टा वाले हैं और न्यूक्लिएट हैं, तो यूनिन्यूक्लिएट और सेप्टेट की बात करें, तो यूनिन्यूक्लिएट और सेप्टेट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, समझेंगे? ये कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? तो दिस टाइप ऑफ सेप्टेट ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम आर फाउंड इन, ये पाए जाएंगे आपके एस्कोमाइसीट्स में। कहाँ पर? एस्कोमाइसीट्स में पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे? यही आपके बेसिडियो में भी पाए जाएंगे, बेसिडियोमाइसीट्स में पाए जाएंगे। और कहाँ पर पाए जाएंगे? यही आपके ड्यूटेरोमाइसीट्स में पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे? ड्यूटेरोमाइसीट्स में पाए जाएंगे। और कहाँ पर पाए जाएंगे? ये आपके बस फाइको में नहीं, ये एस्को में, बेसिडियो में और ड्यूट्रो में इस टाइप का माइसीलियम पाया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती है। एक में आप देख रहे हो सिंगल 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 वाला न्यूक्लियस। दूसरी कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन को आप यूनिकैरियन स्टेज कहते हो। क्या कह सकते हो? ये सेप्टल पोर या सिंगल न्यूक्लियस वाले को यूनिकैरियन कहते हो, और जो डबल न्यूक्लियस होता तो इसी को हम कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। बेटा डाइकैरियन स्टेज कहाँ पर पाया जाएगा? जहाँ पर मियोसिस होगा।
और मियोसिस कहाँ पर होगा, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, एस्कोमाइसीट्स में और बेसिडियोमाइसीट्स में होता है। मैं बात करके आपको इस पे क्लियर करता हूँ। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि सेप्टल ब्रांच यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम यहाँ पर पाए जाते हैं 3 जगह पर, और एसेप्टेट सिनोसिटिक माइसीलियम यहाँ पर पाए जाते हैं। आप इनको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगर हम बात करें आपसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि मल्टी न्यूक्लिएट वाला, क्या पूछ सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट, समझेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मल्टी न्यूक्लिएट के क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछें कि मल्टी न्यूक्लिएट कहाँ होगा, तो बेटा ऐसा माइसीलियम जहाँ पर आप देखेंगे, ऐसा माइसीलियम जहाँ पर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस ईच सेप्टा में पाया जाता होगा, ईच सेप्टा में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसे डाईकैरियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाईकैरियन। जैसे कि ये आपका है, और इसमें अगर हम बात करें, समझो, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, ये। देखो आप देख क्या रहे हो कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मतलब 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं कहाँ पर, सेप्टा में, और ईच सेप्टा में 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो इसे आप बोलोगे, क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे डाईकैरियन स्टेज। क्या बोलोगे, डाईकैरियन स्टेज। देखो बेटा, डाईकैरियन स्टेज, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं लिखते, इसे डाईकैरियन स्टेज लिखते हैं। सॉरी बेटा, डाईकैरियन स्टेज, डाईकैरियन स्टेज, ये हो गया डाईकैरियन स्टेज। एक्चुअली थोड़ा सा आप सुन भी रहे होंगे, आवाज़ आ रही है पटाखे की, बगल में शादियां हैं तो बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा है, क्लाउड बहुत ज़्यादा है बाहर, और पटाखे वगैरह, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट नहीं, आपका डाईकैरियन स्टेज है। क्या है, डाईकैरियन स्टेज है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, डाईकैरियन स्टेज, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, तो अभी मैंने बताया फंजाई के 2 क्लासेस में दिस टाइप ऑफ माइसीलियम इज प्रेजेंट। और कौन सा क्लास है वो आपका, एक मैंने बता दिया एस्कोमाइसीट वाला है। कौन सा है, एस्कोमाइसीट्स वाला है, माइसीट्स वाला। और दूसरा क्लास जो है वो आपका बेसिडियोमाइसीट्स वाला है। कौन सा है, बेसिडियोमाइसीट्स वाला है, माइसीट्स वाला। समझिएगा, ये आपके 2 क्लासेस में। ड्यूटरो में ये कंडीशन नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ड्यूटरोमाइसीट्स में होता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा। कहाँ पर अब्सेंट होगा, तो आप बताएंगे सर ड्यूटरोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए डाईकैरियन स्टेज नहीं पाई जाएगी। देखो बेटा, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीटली क्लियर कर लिया है। अगला टॉपिक हमारा होगा कल वाला जो है वो न्यूट्रिशन होगा। क्या होगा, न्यूट्रिशन। मैंने सोचा था आज ही कवर करने के लिए, लेकिन शादी है बेटा, बगल में आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड बाहर है बहुत ज़्यादा, तो कल कवर करेंगे हम। कौन सा टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम टॉपिक लेंगे रिप्रोडक्शन और फिर क्लासिफिकेशन। फंजाई को वेल डेवलप तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी। फिर मिलते हैं।